वेलकम टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MIT क्लासेस। आप सभी जानते ही हैं कि हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और कल हमने क्या कराया था, आबहू प्रिंसिपल के आधार पर आयनों का और कुछ तत्वों मतलब परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखवाया था। कुछ में एक्सेप्शन भी थे, जैसे CR में एक्सेप्शन देखने को मिला था आपको, और जी CU में आपको एक्सेप्शन देखने को मिला था। क्लियर है? अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। कल कल भी हमने बात की थी किसकी? पाउली एक्सक्लूजन लॉ, यानी कि पाउली का अपवर्जन नियम। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कल, लेकिन समझा दिया था बट हो नहीं पाया था। बहुत हैंग चलता अभी ये। बे यार, इसको यही कर दे। देखिए, कुछ बच्चे लाइव तो ना आए। जी देखिए, स्टार्ट कर ले। पाउली का अपवर्जन नियम किसको स्टार्ट करेंगे अब? पाउली के अपवर्जन नियम को। पाउली पाउली के अपवर्जन नियम को हम इंग्लिश में बोलते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ। पाउली एक्सक्लूजन लॉ, देखिए कल भी इसके बारे में बताया था कि क्या होता है पाउली एक्सक्लूजन लॉ। पाउली ने बताया कि जब हम किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, भाई एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो कोई पता ही नहीं कर पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर एक ही परमाणु के अंदर दो इलेक्ट्रॉन के लिए हम चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकालेंगे तो वो चारों क्वांटम संख्याओं का मान अलग अलग आएगा। हो सकता है दो का सेम हो जाए, दो का अलग हो जाए, हो सकता है तीन का सेम हो जाए, एक का अलग हो जाए, लेकिन सभी अलग अलग भी हो सकते हैं। बट इतना याद रखना कि चारों के चारों वैल्यू एक जैसी नहीं आ सकती। क्या है भाई? चारों की चारों वैल्यूज एक जैसी नहीं आ सकती हैं। उसको हम बोलते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। बात समझ आई? क्या बोलते हैं भाई? पाउली का अपवर्जन नियम। कुछ बच्चों के कमेंट तो नहीं है, देखो भी जरा, कहीं पीछे कोई दिक्कत हो। गुड आफ्टरनून सभी को। तो बात करें भाई, देखो, जो पावली नाम का साइंटिस्ट है, इसको लिखवाएं थोड़ा सा, ये कैसे करें बताओ? हम्म चलो मैं करा देते हैं। देखिए, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार मतलब पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार, ठीक है? इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के, भाई कोई भी परमाणु हो सकता है, किसी परमाणु के, किसी परमाणु के या किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों, दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों, किन्हीं भी दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए किन्हीं भी दो अलग अलग
किन्हीं भी दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान, चारों क्वांटम संख्याओं के मान भिन्न भिन्न होते हैं। लीजिए देखिए क्या है भाई, पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार, जो पाउली का अपवर्जन नियम था उस नियम के अनुसार किसी भी परमाणु में उपस्थित किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉनों के लिए या किन्हीं भी दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए, ऐसा नहीं है कि भाई एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल लो, अलग अलग इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, एक ही परमाणु के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक परमाणु का वो वाला एक परमाणु का वो वाला, परमाणु अलग नहीं होना चाहिए, परमाणु सेम होना चाहिए और उसी परमाणु में दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन हमको लेने हैं, ठीक है। तो दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। रट्टा लगा लो, कुछ नहीं है इसमें, चारों क्वांटम संख्याओं के मान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, होते हैं। हो सकता है कि तीन के लिए सेम आ जाए तो चौथी के लिए ऑटोमेटिकली ही अलग होगा। जैसे एग्जाम्पल है सोडियम परमाणु के लिए सोडियम परमाणु में ले लेता हूं यहां पर Na परमाणु के लिए दसवां तथा 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याएं। इसके एग्जाम्पल के समझेंगे कि हमने सोडियम ले लिया है और सोडियम के मैंने दो इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, एक तो ले लिया है कौन सा 10वां और एक लिया मैंने कौन सा 11वां। बात समझ गई? तो 10वां और 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या निकालेंगे, चारों क्वांटम संख्याओं के मान यहां से निकालेंगे। किसके लिए? 10वें और 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि लास्ट और सेकंड लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालें, क्या निकालें भाई, चारों क्वांटम संख्याओं के मान अगर हम निकालें तो किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे ये हमें देखना है। क्लियर है? देखो जैसे पहले मैंने ले लिया सोडियम परमाणु और सोडियम परमाणु का एटॉमिक नंबर होता है 11। इसके लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1। देखिए आप देखेंगे 6 2 8 2 10 11 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं और 11 में जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो तो यहां पर एंटर कर रहा है 11वां, और जो 10वां इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर एंटर करेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखवाते हैं 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए और यहां पर लिख देता हूं मैं 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है भाई, देखिए जो 10वां इलेक्ट्रॉन है, 10वां इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर किया है, इसमें। तो 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए जो n की वैल्यू है वो कितनी है भाई, यहां पर इसको देखेंगे 2। और जो 11वां इलेक्ट्रॉन है, 11वें इलेक्ट्रॉन के लिए जो n की वैल्यू है वो कितनी आई है भाई, 3। क्लियर है? चलो ये बात समझ में आ गई। देखिए पहला ही वैल्यू डिफरेंट आ गया, प्रूव तो यहीं पर हो गया, लेकिन चारों क्वांटम की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या पता चारों अलग अलग हो तो और भी अच्छी है। अब उसके बाद आते हैं L की। आप जानते हैं L की वैल्यू 0 से क्या होती है, L की वैल्यू 0 से
n-1 तक होती है, यानी कि अगर n की वैल्यू 2 है आपकी तो l की वैल्यू 0 हो सकती है और 1 हो सकती है, 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। 0 जो होती है 0 रिप्रेजेंट करता है s को और 1 रिप्रेजेंट करता है p को। अब आप ये देखिए भाई l की वैल्यू यहां पर 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। बस अब आपको ये देखना है कि जो 10वां इलेक्ट्रॉन है वो s में, भाई 0 तो रिप्रेजेंट करता है किसको, s को, और 1 रिप्रेजेंट करता है p को, किसको, p को। अब ये देखिए कि वो इलेक्ट्रॉन s में एंटर कर रहा है या p में। आप देख रहे हैं कि p में एंटर कर रहा है, और जब p में एंटर कर रहा है तो यहां पर l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। क्या आ जाएगी, l की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है 10वां वो कहां पर एंटर कर रहा है, यहां पर मैंने एरो भी लगा दिया, इससे पता चल रहा है कि 10वां इलेक्ट्रॉन, और 11वां इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है यहां पर s में। तो देखो l, अब यहां पर भी अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। इन तीनों में से कोई सी भी l की वैल्यू हो सकती है। लेकिन फिक्स कैसे पता चलेगा कि फिक्स कौन सी वैल्यू है, 0 होगी, 1 होगी या 2 होगी। बस आप ये देख लें सब सेल कौन सी है, यानी कि उपकोष कौन सा है, s, और s रिप्रेजेंट करता है 0 को। तो यहां पर बेटा l की वैल्यू आ गई है कितनी, 0। कितनी आ गई भाई, 0। फिर निकालेंगे m के लिए। अब m की वैल्यू जब निकालते हैं तो आप देख रहे हैं कि p सब सेल है, लो मैंने p सब सेल यहां पर बना दी है, और आप जानते हैं p सब सेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं। पहला इलेक्ट्रॉन ये रहा, सेकंड इलेक्ट्रॉन ये रहा, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, फिफ्थ ये रहा और सिक्स्थ ये रहा। 6 इलेक्ट्रॉन ने एंटर किया है। तो अब आप ये देखें कि देखो अब जब L की वैल्यू 0 है, सॉरी 1 है, तो M की वैल्यू -1 से +1 तक 0 सहित होता है, यानी कि इस वाले ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे उसके लिए -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1। अब मुझे ये बताइए ये M की वैल्यू है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर किया था, यहां पर, मतलब 10वां इलेक्ट्रॉन कहां पर है, ये 10वां इलेक्ट्रॉन है, मैं लिख देता हूं 10वां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10वां इलेक्ट्रॉन है, तो 10वां इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसके लिए m की वैल्यू कितनी आई है, +1। लो जी लो, +1। यहीं से मैं s की वैल्यू निकाल देता हूं। अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ऊपर ऐसे है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके लिए s की वैल्यू +1/2 आती है, और जिसकी नीचे को डायरेक्शन होती है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उसकी वैल्यू होती है -1/2। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, नीचे को इसकी डायरेक्शन है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू s की आ जाएगी -1/2। अब यहां पर चलते हैं, हमारे पास है m की वैल्यू जब निकालेंगे तो भाई ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि जब l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली ही 0 हो जाएगी। बात में आगे भी, जब m की वैल्यू 0 है तो s की वैल्यू l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू ऑटोमेटिकली ही 0 हो जाएगी। क्यों, जो l होता है वो -l से +l तक 0 सहित होता है m की वैल्यू, तो यहां पर भी 0 आ जाएगी। मैंने यहां पर बना देते हैं, लो s हो गया, और इसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है तो मैंने 1 इलेक्ट्रॉन ये एंटर करा दिया है, ठीक है। अब आप ये देखें कि इसकी डायरेक्शन ऊपर को है या नीचे को है, ऊपर को होगी तो चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि s की वैल्यू, चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या जाएगा इसका, +1/2, s की वैल्यू क्या जाएगी, -1/2। आप देख रहे हैं यहां पर तो बिल्कुल ही अलग मिला है, n की वैल्यू यहां पर 2 है, वहां पर 3 है, l की वैल्यू यहां पर 0, वहां पर 0, m की वैल्यू यहां पर +1, वहां पर 0, और s की वैल्यू यहां पर -1/2, और यहां पर क्या है, सॉरी यहां पर गलत हो गया है, +1/2 है। ठीक है भाई, तो आप देख रहे हैं पाउली ने यही बताया था कि अगर एक एटम है, एक एटम में किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के ले लें, यहां पर मैंने 10वां और 11वां इलेक्ट्रॉन लिया था सोडियम का, आप 8वां 7वां इलेक्ट्रॉन भी ले सकते थे, आप 8वां और 11वां इलेक्ट्रॉन भी ले सकते थे। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर आप लें, बस 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उस एटम के लिए, और जो चारों क्वांटम संख्याओं का मान जब आप निकालेंगे तो उनकी वैल्यू अलग अलग आएगी। यहां पर तो चारों की अलग आएगी, और मैंने तो ये भी बता रखा है कि 3 की एक जैसी आ जाए वो अलग चीज है, लेकिन चौथी की ऑटोमेटिकली अलग हो जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन में गलती है, आपको कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई जहां आपने किया है वो गलती की है। ठीक है, कहीं ना कहीं एक क्वांटम संख्या का तो मान अलग आना ही निश्चित है।
बात समझ आ गई भाई? ठीक है, अब कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए पाउली की अपवर्जन नियम में। इसको बंद कौन करेगा? ठीक है, ठीक है भाई, तो इसको ध्यान रखना है। अब यहां पर पाउली के अपवर्जन नियम से आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, वरना हम आगे चलें। किसी और इलेक्ट्रॉन के लिए भी निकाल सकते हैं। आपको घर से क्या करना है, आपको घर से एक Cl एटम दे रहा हूं मैं, मतलब यहां तक देखो ये हो गया है, इसको कर लेना इसमें पाउली के अपवर्जन नियम में, एग्जाम्पल के तौर पर ये कर लेंगे। एक एग्जाम्पल सेकंड वाला दे रहा हूं कि भाई Cl क्लोरीन परमाणु के लिए क्लोरीन परमाणु के लिए 17वां 16वें तथा 17वें देखिए एक दो क्वेश्चन तो आपको घर से करना ही पड़ेगा, ठीक है। 16वें तथा 17वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो देखो घर से करना ही पड़ेगा बेटा, जब तक प्रयास नहीं करोगे, ना हो तो कल मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई घर से दे दिया तो घर से ही करना है, नहीं होगा तो आप पूछ सकते हैं कल को। ठीक है भाई, ये था क्वेश्चन हमारा आपके लिए, आपके घर से। ठीक है, बात समझ आ गई भाई? अब इसके साथ साथ जैसे हमने पाउली का अपवर्जन नियम भी पढ़ लिया है, हुंड का नियम मैंने पढ़ा ही दिया है। आप बता रहे थे कि आप बाहू का प्रिंसिपल पढ़ लिया है, फिर भी मैंने उसको समझा दिया है। और डी ब्रोगली समीकरण भी मुझे लगता है कि पढ़ लिए है। ठीक है, और पदार्थ की डबल नेचर द्वि प्रकृति पढ़ ली? नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूँ, और पढ़ ली है तो बताओ मुझे। चलिए मैं बता देता हूँ ऐसे नॉर्मली द्वि प्रकृति क्या है। देखिए, पदार्थ की द्वि प्रकृति का मतलब है जो पदार्थ है वो डबल प्रकृति शो करता है, यानी कि मैटर की भी और किसकी, ऊर्जा की भी। ठीक है, ये है। इसमें एक रिलेशनशिप भी आता है, डी ब्रोगली रिलेशनशिप होती है, अगर करी हो तो ठीक है, वरना कोई मुझसे पूछ सकता है, कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसको करा दूंगा। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन क्या कहते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, डी ब्रोगली समीकरण में जो रिलेशन होता है उसको स्थापित करने का एक डेरिवेशन होता है उसको। तो देखिए क्या उपकोषों जो होते हैं, हमारे उपकोष जो होते हैं, उनकी संरचना पढ़ी है आपने? मैं संरचना पढ़ा देता हूं, और संरचना पढ़ाने के बाद आज ये चैप्टर खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलते हैं। आप अब बात करेंगे परमाणुओं के जो कक्षक होते हैं, कक्षक को आकार तथा अभिविन्यास की बात कर लेते हैं। बहुत आसान है, समझने वाली बात है। एक ऑप्शन यहां से बन सकता है, या कभी कभी स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो मैं बता देता हूं, जो एफ उपकोष होता है उसकी हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाते, उसकी हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाते कि उसकी स्ट्रक्चर एक्चुअल में होती कैसी है। लेकिन जो एस उपकोष होता है उसकी गोली आकार की होती है। जो पी उपकोष होता है उसकी संरचना होती है आपकी क्या, डंबल के आकार की। और जो डी उपकोष होता है उसकी संरचना होती है डबल डंबल के आकार की, द्वि डंबल के आकार की, या दोहरे डंबल के आकार की।
चलिए, सॉरी, थोड़ा सा पानी पिया था। ठीक है, देखिए जो परमाणु होते हैं, कक्षकों की संरचना, उपकोष के लिए आ जाए तो वो भी यही है, और कक्षकों के लिए आ जाए तो भी यही है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एस उपकोष की, यानी कि एस कक्षक जो होते हैं। बात में आ गया भाई। आप जानते हैं कि जो कक्षक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये 4 प्रकार के आपके होते हैं। इन चारों प्रकारों में जो एफ ब्लॉक के जो एफ उपकोष होता है, इसके कक्षकों की संरचना हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। एकदम बिल्कुल संकुचन टाइप की होती है, पता नहीं चलती कि कौन से स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, बुकों में भी नहीं है और मैं भी कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात, आपके सिलेबस में भी नहीं आएगी। कुल मिलाकर के बात यह है कि फाइंड आउट नहीं की जा सकती। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। एस ब्लॉक की अगर बात करें, सॉरी एस कक्षक की अगर बात करें तो बता देते हैं, पी कक्षक की भी करा देंगे और डी कक्षक की भी करा देंगे। क्लियर है? तो भाई इसमें भी सबसे पहले हेडिंग में डाल देता हूं एस कक्षक की संरचना। एस कक्षक की संरचना, देखिए एस कक्षक की संरचना जो होती है, एस कक्षक की संरचना गोलीय आकार की होती है। किसके भाई? गोलीय आकार की होती है। ठीक है, बात समझ भी। अब गोलीय आकार की कैसी होती है ये भी बता देते हैं। आपको क्या लेना है, संरचना बना देंगे। कैसे? बिल्कुल गोल ऐसे करके बना दो। ओहो, बन तो गया अभी गोल, उम्मीद ना थी। ये गोल बन गया है। इस गोल में आप जानते ही हैं कि क्या होता है, अभी बीच में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है यहां पर? बीच में न्यूक्लियस होता है। बीच में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, जो क्या होता है बीच में? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। आप शो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? अब होता क्या है, इसमें कुछ डायरेक्शंस होती हैं। मिला देंगे बिल्कुल इसको ऐसे, और जी एक ऐसे होती है और एक ऐसे हो जाती है। एक ऐसे होती है, तो ये 2 स्ट्रक्चर बन गई, और एक इसमें ऐसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, एज यू विश, जैसे आप करना चाहते हैं। ऐसे हो जाती है। ठीक है भाई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। ठीक है भाई, ये बात समझ में आती है? और ये बात समझ में आती है? नहीं ऐसे कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। ये हो गया। तो ये तो है बेटा आपकी एक्स एक्सेस। जानते हैं 3 एक्सेस होती हैं, एक्स होती है, वाई होती है और जेड होती है। ये आपकी होगी भाई वाई एक्सेस, ये आपकी हो गई जेड एक्सेस। तो ये किसकी संरचना है? बीच में भी इस तरह से कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, येलो हो गया, रेड हो गया, पिंक ले लेते हैं। बीच में भी हम दिखा देते हैं नोट्स वगैरह ऐसे करके।
वरना नॉर्मल तुम तो स्पेयर बना देना, आराम से तुम्हारी संरचना तुम्हारे पास मिलेगी। ये हो गया, ठीक है। ये है एस कक्षक की संरचना, और एस में भी किसकी है, 2s, 1s की नहीं है, 2s की संरचना है, ठीक है। नोडीय सतह है इसकी, आप दिख रही है, ये जो सतह, इसको जो दिखाते हैं हम, इसको ये जो है, इसको ऐसा करके इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसा करके करना चाहें तो, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, करो या मत करो। इसको बोलते हैं नोडीय सतह। सतह हो जाएगी, ठीक है भाई, नोडीय सतह, इसको नोड बोल देते हैं हम, ठीक है भाई। किसको, अरे भाई ये ऐसा करके। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी भाई, पी उपकोष की। पी कक्षक की संरचना। पी कक्षक की संरचना, तो मेरे बच्चे, पी कक्षक की जो संरचना होती है वो पी कक्षक की संरचना होती है डंबल के आकार की। किसके आकार की भाई, डंबल के आकार की संरचना होती है किसकी, पी कक्षक की। ध्यान रखना, किस आकार की होती है, डंबल के आकार की संरचना होती है पी कक्षक की, ठीक है। टाइम कितना हो गया, 41, 1-2 मिनट और बस, इसको कर देता हूं। तो पी कक्षक की संरचना होती है, लिख देंगे, पी कक्षक की संरचना पी कक्षक की संरचना डंबल के आकार की होती है, आकार की होती है। पी उपकोष को 3 कक्षकों, पी उपकोष को 3 कक्षकों, और 3 कक्षक कौन कौन से भाई, px, 2py, 2pz में विभाजित किया जा सकता है, या किया जाता है, या हो जाती हैं, ठीक है। जिनकी संरचनाएं निम्न प्रकार हैं, निम्न प्रकार हैं। अब देखो निम्न प्रकार कैसे, सबसे पहले मैंने ये किया और ये किया। देखिए डंबल, और बताया डंबल क्या होता है, डंबल मीन्स, सॉरी छोटा हो गया, ये होता है डंबल, ऐसे करके, ठीक है। क्या होता है ये, डंबल। तो इस आकार की होती है। आप जानते हैं, मैंने अभी बताया था कि एसपीडीएफ मतलब जो ये होती हैं, इसमें 3 एक्सेस होती हैं, और 3 एक्सेस में कौन कौन सी हो जाएंगी, इसको बोल देंगे एक्स एक्सेस, और जी इसको बोल देंगे जेड एक्सेस, इसको बोल देंगे वाई एक्सेस। अब ये जो बनाएंगे हम 2px ऑर्बिटल के लिए बनाएंगे, तो हम एक्स एक्स पे जाएंगे, ये तो ये तो संरचना बन गई 2px की, जो पहला ऑर्बिटल होता है कक्षक का। भाई आप जानते हैं, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, कहीं को लिख लेना साइड में को, ये ऐसे होती है, ये ऐसे कक्षक होते हैं, इसको बोलते हैं 2px, इसको बोल देते हैं 2py, इसको बोलते हैं 2pz,
z। ये 2p है तो 2p के लिए 3p हो जाएगा, 3px 3py 3pz, 4 हो जाता है 4px 4py 4pz, इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट संरचना बना देंगे हम, बिल्कुल सेम ऐसे बनाएंगे, ये ऐसे ही कर देंगे, ये x एक्स है, ये z एक्स है, ये y एक्स है। अब किसकी बना रहे हैं हम, 2py की, तो हम y एक्सिस पे चले जाएंगे और ऐसे करके बना देंगे, तो ये हो जाएगी 2py की। उसके बाद बिल्कुल सेम एज इट इज, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, ये कौन सी एक्सिस है भाई, x एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, y एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, z एक्सिस, और हम बना देंगे 2pz के लिए, तो ये बनकर आएगी बेटे ये संरचनाएं हैं p उपकोष की, ये संरचनाएं थी s उपकोष की, d उपकोष की बची हैं, उनको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, बने रहे हमारे साथ रोजाना 3 बजे के आसपास, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह पर, कब, जब आप चाहें जब, ठीक है। ओके, धन्यवाद।